हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड जेई और नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में। ठीक। केमिकल काइनेटिक्स जनरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ठीक। तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, उनको समझना किस तरीके से है, वो दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर। तो हम अभी यहीं पे वही चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे समझते हैं। वट वी रियली स्टार्ट, यानी कि जब तुमको फिजिकल के अंदर केमिकल रिएक्शन को समझना हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन बाय द point of view of फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक। तो यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भी किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस काम करती हैं और केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरीके से पता करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ब्रांच आती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एंड देन वी फाइनली स्टार्ट फर्दर पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर जो सबसे ख़ास चीज़ है वो क्या है, हम उन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हुए अभी नज़र आएंगे। ठीक। तो हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं और उसको किस किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं या समझ सकते हैं, वो हम चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन अराइज कि दीज रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। और इसका आंसर हमको जो सब्जेक्ट देता है, ये जो स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन देती है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिकल। थर्मोडायनेमिक्स ही लिखता हूँ मैं, वो हमको आंसर देता है थर्मोडायनेमिक्स। ये हमको बताता है कि इज़ इट पॉसिबल कि रिएक्शन खुद ब खुद टेक प्लेस करेगी या फिर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। तो उसकी जो मल्टीपल कंडीशंस होती हैं उसके बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू कम्स निगेटिव, then in that condition reaction is spontaneous। सच रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन आपकी फिजिबल है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी। अगर डेल्टा जी आ जाए आपका पॉजिटिव, देन द रिएक्शन आर कंसिडर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये रिएक्शन खुद ब खुद टेक प्लेस नहीं करती। और इफ़ द डेल्टा जी कम्स आउट ज़ीरो, देन द रिएक्शन आर कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन में ना ही फॉरवर्ड में जा रही है और ना ही बैकवर्ड में जा रही है, या दोनों की रेट जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि दोनों रिएक्शन इक्वली काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी कंसंट्रेशन या किसी भी चीज़ में बदलाव होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आपको रिएक्शन सिंपली वन डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल दिखाई देगी कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा, बट दोनों की रेट क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। दूसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है जिसका आंसर हमको मिलेगा, वो क्वेश्चन है कि टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसका जो आंसर देता है जो सब्जेक्ट जिसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक, इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या करता है, हमको इस चीज़ का आंसर देता है कि भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या किस एक्सटेंट तक जाएगी, 80% तक, 90% तक, क्या कंसंट्रेशन होगी जिस कंसंट्रेशन की लिमिट तक रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हुई नज़र आएगी, या फिर इस पॉइंट पर जाकर वो इक्विलिब्रियम को गेन कर लेगी। फिर प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है वो उसमें कोई भी बदलाव होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और
फैक्टर्स अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम। ये चीज़ हमको मिलती है किससे? इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से, जो कि आप इसको भी पढ़ते हैं आप क्लास 11th में, और ये भी चीज़ आप पढ़ते हैं क्लास 11th में। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 और ये है चैप्टर नंबर 6 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन अब सवाल उठता है, जब हम इन दो चीज़ों के बारे में पता कर चुके, जैसे लेट्स से मेरे एक सवाल का जवाब मिल गया कि रिएक्शन पॉसिबल है, मुझको ये भी पता चल गया कि कब तक रिएक्शन या कौन सी कंसंट्रेशन तक या किस कंसंट्रेशन तक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और मुझे ये भी पता चल गया साथ में कि मैं कौन कौन से फैक्टर को अगर चेंज करूँगा तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती रहेगी। देन आई नीड टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, कि हाउ एंड ऑन व्हाट स्पीड what is the rate of reaction। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि भाई किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से कोई रिएक्शन चल रही है, तो उसका जवाब मुझको देता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, दैट क्वेश्चन कम्स इनटू माय माइंड जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझको मिल गए, तो फिर मैं इसके बारे में स्टडी करूँगा कि भाई केमिकल काइनेटिक्स मुझको क्या बताएगा। वो बताएगा मुझको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। दूसरी चीज़, रेट के बाद अगर दूसरी चीज़ वो कोई बताता है तो वो बताता है मुझको मैकेनिज्म के बारे में कि वो किस तरीके से हो रहा है। और तीसरी चीज़, फैक्टर्स अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके चैप्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑल्सो। तो ये क्लास 12th का है और इसके अंदर जो चैप्टर आएगा वो आपका चैप्टर नंबर होता है 3। ऑलराइट, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करें तो। नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड। यहाँ पे जनरली अगर हम इस सारी चीज़ों की बात करें तो व्हाट यू सी कि इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट के मैकेनिज्म के, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। बट at the point here, some of the points I want to add, those are the rate of reaction, of course it deals with the rate of reaction. Another point, that is mechanism of the reaction, mechanism of the reaction, and the factors affects the rate of reaction। ये 3 चीज़ों की स्टडी हम करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ऑलराइट। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये हमको बताती है फिजिबिलिटी के बारे में, वी अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ठीक, और हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो वो हमको बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एग्जाम्पल, thermodynamics data indicates that the diamond shall convert to graphite, but it really the conversion rate is very slow. That changes it's not a perceptible at all time। यानी कि इनका मतलब क्या है कि जब तुम डायमंड की बात करो, ठीक, तो जो डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स उसका जो डेल्टा जी होता है वो निगेटिव होता है। दैट सेज कि इट इज़ फिजिबल एंड विल टेक प्लेस बट दीज प्रोसेस इज दैट मच स्लो, यानी कि हम बोल सकते हैं काइनेटिकली ये इतनी ज़्यादा स्लो है कि इसे होने में सेंचुरीज लग जाएंगी कि डायमंड कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफाइट के अंदर। ठीक, तो ये इसमें होने के लिए सेंचुरीज लग जाएंगी, यानी कि थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल है, बट काइनेटिकली
इट इज़ वेरी स्लो, इट इज़ वेरी और इवन मैं कहूँगा एक्सट्रीमली स्लो। यानी कि आपको थर्मोडायनेमिकली तो ये होता हुआ दिख रहा है, लेकिन काइनेटिकली ये आपको आसानी से होता हुआ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट अराइज, जो आपकी स्टडी होती है नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड और द रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ इसी चीज़ में हेल्प नहीं करेगी, ऑल्सो कंडीशन, जो हमने कंडीशन की अभी बात की थी कि कौन कौन सी कंडीशंस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं या घटाएं, तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, उस चीज़ के बारे में भी ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है। The factors such as the concentration, temperature, pressure, catalyst affect the rate of reaction that we also study in the branch of chemical kinetics that we have already discussed here. कौन कौन से पॉइंट है? Concentration of reactant, temperature, pressure and catalyst. How these things effect on the rate of reaction we discuss under the branch of chemical kinetics. Okay, now we reach to the rate of chemical reaction. When we talk about the rate means speed. जैसे हम जनरली बात करते हैं भाई, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो मेरे पास दो पॉइंट हो गए कि भाई एक पॉइंट तो मेरे पास ए हो गया और दूसरा पॉइंट मेरे पास बी हो गया, तो मुझको ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक। ठीक है, तो मुझको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। तो इसमें होगा क्या, देखें, इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। जैसे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक, तो अगर मैं ए से चलना शुरू करता हूँ तो मैं यहाँ पे पहुँचा, लेट्स से, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, तो मैंने इसको मान लिया कि ये मेरी एक्स जगह है और यहाँ पहुँचने में मुझको टी टाइम लग गया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने इतनी डिस्टेंस तय की, यहाँ तक एक्स टाइप ऑफ डिस्टेंस तय की है ए से, और यहाँ पे मुझको टाइम लग गया है टी। ठीक, तो ये मेरी स्पीड मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि मेरी स्पीड क्या है, स्पीड मेरी आ गई एक्स डिवाइड बाई टी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हमको ए से बी बनाना हो, तो यहाँ पे जो रहता है वहाँ पे डिस्टेंस की जगह रहती है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन लेस से यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल थे, तो अब हमने टाइम मान रखा है यहाँ पे 0, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे ही हम 20 सेकंड पे पहुँचे तो हमको पता चला कि भाई 100 मॉलिक्यूल में से लगभग 20 मॉलिक्यूल कम हो चुके हैं। दैट्स मीन हमारे पास यहाँ तो बचे 80 मॉलिक्यूल और यहाँ आ गए 20 मॉलिक्यूल। तो अगर मुझको इसकी स्पीड निकालनी हो तो मैं स्पीड कैसे निकालूंगा, स्पीड इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा मैं कि जो भी ये कंसंट्रेशन है, यानी कि इसको मैं कंसंट्रेशन मान रहा हूँ, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो जो भी टाइम पे कंसंट्रेशन आई, जैसे यहाँ पे मेरे पास आई 80 और नीचे आया है 20, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 2 से काटेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 4। तो अगर मैं इसको सेकंड में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरीके से मेरे पास क्या है, 4 मोल पर सेकंड पर मोल पर लीटर पर सेकंड करके क्या आ गई मेरे पास, इस रिएक्शन की रेट आ गई। अब इसी स्पीड को हम नाम देते हैं रेट। और ये डिस्टेंस, जैसा हम यहाँ पे ये डिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बस उसी मेथड को यूज़ करना है सिंपली, और इस तरीके से आपकी रेट निकल के आ जाती है। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से काम होता है। अब इसको हम और नए टर्म्स में समझेंगे जिस तरीके से हमारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे the reaction of the rate or the rate of a reaction can be defined as the change, यहाँ से याद रखना, the change in the concentration of the reactant or the product in unit time, किसी टाइम इंटरवल के अंदर कितना रिएक्टेंट के अंदर या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है, बी शो थ्रू दिस। ठीक है, the rate decreases in the concentration of the any one of the reactant or the rate of increase in concentration of any one of the product। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, पहली चीज़ होती है द रेट, ओके लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, रेट ऑफ
डिसअपेरेंस ऑफ ए हमारा क्या था वहाँ पे, ए टू बी में जो हम जा रहे थे, तो ए क्या है हमारा, रिएक्टेंट इक्वल टू होगा, इसमें वर्ड लगाएंगे हम, एक लेटर लिखेंगे माइनस। माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, मतलब उसमें जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो हमेशा डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर आएगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस मतलब कमी आना, रेट ऑफ डिसअपेरेंस की, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ माइनस हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम डेल्टा, और यहाँ ले लेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, नीचे लिखेंगे डेल्टा टी। ये आ गई तुम्हारी रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्लियरली, ठीक है। अब दूसरा आते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब बी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्योंकि अब जो बी था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, बढ़ने का मतलब अपीयरेंस बढ़ना, तो प्लस वर्ड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, नीचे लिखेंगे चेंज इन टाइम। ऑलराइट, चेंज इन टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, प्लस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए की जगह पे बी, और यहाँ पे डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम। अब लेट्स से अप्लाई दिस इन अ सच अ वे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई देखो जो रेट होगी, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस ऑफ ए इक्वल टू है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। यानी कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई टाइम, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं और इक्वल टू कर सकता हूँ किसके, रेट के, तो ये आ गया मेरा रेट के इक्वल। ऑलराइट, यू रीच टू द पॉइंट बिकॉज द पॉइंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो तुम पॉइंट बनाना चाहते हो वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। जब मैंने टाइम बोला था कि यहाँ पे ज़ीरो है, तो मैंने कंसंट्रेशन मान लिया कि ये कंसंट्रेशन है, ये ज़ीरो है। फिर मैंने माना कि भाई टाइम हो गया है मेरा लेट्स से T2, ये T1 है, और मैंने इसको मान लिया, चलो हम इसको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाते हैं, हम नंबर यूज़ ही नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर इसको उसी मेथड में यूज़ करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे पास ये रहा A और ये रहा B, जब टाइम है T1, तो यहाँ पर A की कंसंट्रेशन है R1, या इसको मानते हैं हम U, ठीक। चलो R1 ही मानो, तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए अगर हम कंडीशन को वहाँ पहुँचा देते हैं तो, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा P1, कंसंट्रेशन आ गई P1। इसी तरीके से जब टाइम पहुँचा T2, तो इसकी कंसंट्रेशन पहुँच गई T2, और इसकी कंसंट्रेशन पहुँच गई P2, ठीक। अब मुझको लिखनी है रेट, तो मैं रेट लिखूँगा, तो मैं लिखता हूँ रेट इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम इन टर्म्स ऑफ दीज लिखेंगे कि भाई इनकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R2, ये सेकंड वाला स्टेप, माइनस इससे कर देंगे R1 से कंसंट्रेशन ऑफ R1, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात चल रही है, R मतलब रिएक्टेंट और P4 मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइड बाई, फिर हम क्या लिखेंगे भाई T2 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे T1 को, इस तरीके से। ऐसी अगर इस साइड आ जाए
तो इस साइड हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर बी की जगह पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे, तो वही चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ P2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा P1, और नीचे लिख देंगे हम वही T2 माइनस T1, ये आ गई रेट। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ तुमको ऑलरेडी गिवन हो, ठीक, तो तुम इस फॉर्मूले के थ्रू उसकी वैल्यू को रख सकते हो, एंड व्हेन यू पुट द वैल्यू ना यू विल गेट द आंसर। तो आंसर निकालना बहुत आसान होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमको वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ पे नंबर 2 जाता है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। रेट जो है, रेट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देन यहाँ पे देखो R2 क्या है, ये R1 जो होगा सबसे ज़्यादा होगा और R2 कम होगा, तो इसकी वजह से अगर हम R2 में से इस वैल्यू को R1 को घटाते हैं तो वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, वो निगेटिव और ये निगेटिव आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं। दैट्स वाई इसलिए हम यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक, अगर हम इसको इस तरीके से रख रहे हैं, अगर हम R1 को स्टार्टिंग में लिखते और R2 को लास्ट में, तो माइनस रखने का कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट हैं तुमको समझने पड़ेंगे व्हेन यू स्टार्ट टॉपिक ऑनवर्ड। ओके, नाउ वी रीच टू द पॉइंट रेट। जब हम रेट की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर रेट, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई रिएक्शन हमने कंसिडर कर ली हाइपोथेटिकल, कि भाई कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि भाई देखो 1 मोल है रिएक्टेंट का, ठीक, और 1 मोल है किसी प्रोडक्ट का, तो ये P आ गया P या R1 और ये P1, देन R2 और ये P2, उसी तरीके से जो अभी हमने किया था, और ये टाइम क्या आ गया T। ठीक, तो ये R1 में ये चेंज आएगा और P2 के अंदर ये चेंज आएगा, जो कुछ भी होगा। ठीक, इनके स्क्वायर ब्रैकेट दिखाते हैं, बिकॉज ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है, मोल पर लीटर में, यानी कि जनरली ये बात कर रहे हैं मोलरिटी की। ये 2-4 पॉइंट हैं तुमको याद रखने ही पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो अदर चॉइस। देन हमने बात की थी रेट ऑफ डिसअपेरेंस, फिर हमने बात की थी डेज ऑफ अपेरेंस, तो हमने उसको भी स्टडी कर लिया, इन चीज़ों को हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात की हमने द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने इसको दिखाना है कि भाई इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या ये रिएक्शन किस तरीके से काम करेगी। ऑलराइट, अब इससे पहले कुछ है जो मैं तुमको बता दूं, मैं नहीं चाहता कि तुमको कोई कन्फ्यूज़न रहे। ऑलराइट, ओके, देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी A, B, C और D। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन, I want you to write down a rate equation for this। ठीक है, यानी कि जनरली बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि आप इसकी रेट इक्वेशन लिख दो। तो आप क्या करोगे, बोलोगे आप कि चलो ठीक है सर, हम लिखते हैं यू रेट, फिर ये सर आपने बोला था ये रिएक्टेंट है, हमको भी पता है, और ये सर प्रोडक्ट्स हैं, तो हमको भी पता है। ठीक, सर रिएक्टेंट के स्टार्टिंग में हम हमेशा माइनस लगाते हैं, तो हम पहले अगर ए की बात करें डिसअपेरेंस की, तो वो आएगा डेल्टा डी, फिर यहाँ पे लिखा था आपने कि ए, फिर यहाँ पे नीचे लिख दिया था चेंज इन टेम्परेचर। फिर सर बी जो है वो भी रिएक्टेंट है, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, डेल्टा, और फिर आपने लिखा बी, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हमने डेल्टा टी। अब सर ये प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, लिखो या मत लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी, और यहाँ पर आ गया टी। फिर हम फर्दर आगे बढ़े, तो हमने बोला कि सर यहाँ पे प्लस लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ टी, और नीचे लिख देंगे हम डेल्टा टी। ऑफ कोर्स ये हमारा मेन फार्मूला बन के आ गया है। सर इस इक्वेशन के लिए यही फार्मूला बनेगा, इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा। तो चलो देख लेते हैं फिर, अगर यही फार्मूला बनेगा, कोई और नहीं बनेगा, तो अगर मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को लिखता हूँ फिर से, ए, बी, सी और डी, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4, और यहाँ पे लिख देता हूँ 5। देन आई वांट कि भाई इसके लिए भी एक इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं है, तो ठीक है,
इसको करके देख लेते हैं कि भाई ये कितना एक्यूरेट बैठता है या कितना बढ़िया बैठता है। तो पहली चीज़ कि सर मैं रेट तो यूँ ही लिख दूँगा, ये मैंने माइनस लिया है, यहाँ पे लिखूँगा मैं डेल्टा टी और एक ही कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पे टी आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पे माइनस लिखूँगा क्योंकि रिएक्टेंट है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं बी, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा डेल्टा टी। फिर फर्दर मैं मूव करूँगा और यहाँ पे मुझको प्लस लिखना था सर, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, और नीचे लिख दूंगा मैं डेल्टा टी। देन आई मूव द फर्दर एंड देन फाइनली यहाँ पे लिखूँगा मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं डेल्टा टी। वेरी गुड। तो व्हाट इज़ स्पेशल विद दिस, क्योंकि यहाँ पे नंबर यूज़ करे इन्होंने, स्टोकियोमेट्री नंबर यूज़ किए हैं, तो भाई इनका क्या मतलब है, क्या कोई रिलेशन भी है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये जो भी नंबर आए, जो भी नंबर आए, ये सब लिखे जाएंगे इन्वर्स, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा 1/5। ऑलराइट, तो तुमको ये चीज़ बड़े ध्यान से याद रखनी है। कोई भी जो वैल्यू है उसको जब आप लिखते हो तो उसमें जो भी स्टोकियोमेट्रिक नंबर्स होते हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं। ठीक, उन इन्वर्स नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो डिसअपीयरेंस की रेट है इसकी अपीयरेंस की रेट के बराबर है, क्योंकि हमने ये सारे नंबर देख लिए। ऑलराइट, तो इसकी जो डिसअपीयरेंस की रेट होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, इसकी जो डिसअपीयरेंस की होगी इसकी अपीयरेंस के बराबर होगी, इसकी जो अपीयरेंस की होगी इसकी भी अपीयरेंस के बराबर ही होगी। तो ये सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इफ़ वी टेक द कंप्लीट वैल्यू विद आर सेल्फ। ऑलराइट, तो अगर हमको एक की वैल्यू पता चल जाए तो हम दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ इन केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर ये समझ में आ गया है तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, चलो बढ़ जाता हूँ अगर तुम कह रहे हो तो यहाँ तक मैं पहुँचा। अब नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कैन आई रेट, एक कंसिडर करो आप इक्वेशन। तो हमने ये इक्वेशन कंसिडर की कि भैया आ गया हमारे पास 2F3 पॉजिटिव, हमने लिया है SN2 पॉजिटिव, रिएक्शन होती है, बन के आता है Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर आता है SN4 पॉजिटिव। बहुत शानदार। इन्होंने बोला कि देखो जी, आपको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर जो Fe2 पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है इन्होंने 0.0010। ठीक, इसी तरीके से इसके बाद इसका जो फॉर्मेशन होता है, ओके ये कुछ अलग तरीका है इन्होंने, मैं अपने तरीके से ही बताता हूँ क्योंकि मुझको यकीन भी नहीं होता किसी के तरीके पे। ओके, क्या करना है हमको कि यहाँ पे इन्होंने दिया है टाइम बराबर t बराबर 0। ठीक, इस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0। ठीक, हमारा मेन टारगेट यही है। जैसे ही टाइम पहुँचता है 38.5 सेकेंड, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ के हो जाती है 0.0010 मोलर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम टाइम निकालें t, तो मैं इसको T1 बोल दूँ, इसको T2, तो हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 38.5 माइनस 0, यानी कि 38.5 सेकेंड। यहाँ की बात कर लेते हैं। तो अगर मुझको निकालना हो इसका एक तरीके से Fe की कंसंट्रेशन निकालनी हो, यानी कि Fe2 पॉजिटिव निकालना हो मुझको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ Fe2 पॉजिटिव 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दूँगा मैं Fe2 पॉजिटिव को। ठीक, मुझको पता है इसकी कंसंट्रेशन है 0.001, माइनस करना है इससे 0, तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो 0.001 मोलर ही आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन को। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है Fe2 पॉजिटिव की वो आएगी हमारी डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय डेल्टा टी के, इसके बराबर आएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सारी की सारी, तो 0.001 डिवाइड बाई 38.5, तुम कटपीट कर लो इसकी, तो आएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -5 मोल। मोलरिटी वाला है ये, मोलरिटी पर सेकेंड। इस तरीके से तुमको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। लेकिन इसमें बेसिक चीज़ है जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा। उस बेसिक चीज़ की बात हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बिना समझी चीज़ों को
वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसकी हम बात